स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस मैम। बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम लाइट नहीं आ रही यहाँ पे तकरीबन कल से, और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, नेट भी किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। आप प्लीज अटेंडेंस ले लें पहले। अटेंडेंस ना मैं सबकी मार्क कर दूंगी बिकॉज आपकी तरह के और भी काफी सारे बच्चे हैं। ठीक ठीक है है, मैम, थैंक यू। लेकिन एटलीस्ट क्लास में जब तक रह सकते हैं तब तक जरूर रहें। ओके मैम। अच्छा चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मैं तो आप वेट करके, लेकिन कुछ और भी आई थिंक इस तरह के बच्चे हैं। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज क्वाइट फेमिलियर और क्वाइट इजी, इसलिए क्योंकि हम ये सारा कुछ जो है वो पिछले 2 साल से, जब से कोविड आया है, तो आप इसी से हम जो है वो बेसिकली ज्यादातर जो है वो पास हो रहे हैं। ठीक है जी। आज का टॉपिक है बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इंजरी प्रिवेंशन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ चाइल्डहुड में कौन कौन सी इंजरीज होती हैं ये सारा हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इन्फेक्शन, कुछ टर्म्स हैं इन्फेक्शन से रिलेटेड वो देखेंगे, और क्या है वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन। Okay, these are the outlines for today's lecture. Introduction to the infection, then mode of transmission of infection. कोई भी infection है वो किस तरह से आपको transmit हो सकता है, कौन कौन से modes हैं, risk for infections। ठीक है जी, कौन से लोग हैं जो कि infections को लेके risk factor में आते हैं, जिनको infection होने के ज्यादा chances हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या है रिगार्डिंग इन्फेक्शन जो कि हमें करनी चाहिए, देन कंट्रोल इन्फेक्शन एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है जी, बीइंग आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, सब्जेक्टिव लेवल पे क्या कर सकते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, देन जनरल गाइडलाइंस क्या है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए कि हमें इन्फेक्शन ना हो। देन वी विल डिस्कस द इंजरी प्रिवेंशन इन चाइल्डहुड। ठीक है जी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कौन कौन सी इंजरीज होती हैं ये भी हम देखेंगे, और किस तरह से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉमन चाइल्डहुड इंजरीज कौन सी है आपके पास, बॉल्स है, ड्रॉइनिंग है, आरटीआई है, पॉइजनिंग है। एंड लास्टली वी विल डिस्कस द जर्नल रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल। ओके, सो आई थिंक बच्चे फिजियो तो आप लोग सारे पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, मैं इसको म्यूट कर देती हूँ ताकि आपको माइक डिस्टर्ब ना करे। तो ये कुछ टर्म्स आई थिंक आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई होगी। ठीक है जी, अब इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, द सेट ऑफ मेथड्स यूज्ड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है कि आपने दो तरह के काम करने हैं, आपने उसको क्या करना है, कंट्रोल भी करना है उसको, और उसकी स्प्रेड को भी बचाना है। अब फॉर एग्जांपल जो कि मैं कह रही हूँ, आपका आज का टॉपिक इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत लिंक करता है, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो सारा टाइम यही चल रहा है कि एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, हम ग्लव्स पहन रहे हैं, हम मास्क पहन रहे हैं, हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, कभी देखिए ऑनलाइन आ जाता है, कभी ऑन कैंपस चला जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, बेसिकली हम जो डिजीज है उसके स्प्रेड को बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि जब कोविड आया था, ठीक है, तो उसमें कहा जा रहा था कि जी आप एसओपीज फॉलो करें। तो वो जो एसओपीज फॉलो कर रहे थे वो इसलिए था कि आप पर्सनल लेवल के ऊपर डिजीज को कंट्रोल कर सकें, इन केस आपको डिजीज हो भी जाए तो आप इतने ज्यादा स्वेयर लेवल पे ना आ जाए। ठीक है, ये वैक्सीनेशन इसलिए कराई जा रही थी ताकि हम उसकी स्वेरिटी लेवल को कंट्रोल कर रखें। स्प्रेड को कैसे बचा रहे थे, एसओपीज को फॉलो करके। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं कि आपको जब भी कोई इन्फेक्शन है तो आपने उसके स्प्रेड को भी बचाना है, और आपने उसको खुद भी कंट्रोल किस तरह करना है ये भी आपने देखना है। देन इन्फेक्शंस क्या है, कॉज्ड बाय द पैथोजेंस जर्म्स। ठीक है, जो भी हमारे पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, या अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, दैट इज बेसिकली द इन्फेक्शन। ठीक है, वो बॉडी का कोई भी रीजन हो सकता है। देन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है जी, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। ठीक है जी, जो कि एक से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाती है, कम्युनिकेबल डिजीजेज जिसको हम कहते हैं अछूत की बीमारियां। ठीक है, जो कि आपको एक से दूसरे पर्सन को टच करने से भी ट्रांसफर हो सकती हैं, ड्रॉपलेट के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती हैं, आपका जो है क्या कहते हैं उसको, आपकी जो है वो अगर डिस्टेंस कम है दो लोगों के दरमियान, ठीक है, तो आपके जो सांस है उसके थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इस तरह की डिजीजेस में हमें फिर इंस्ट्रक्शंस होती है, क्योंकि देखिए नॉर्मल इंसान तो प्रिवेंट कर लेगा ना, जैसे अब देखें कोविड आया था तो हम सब ने क्या किया था कि हमने प्रिवेंशन कर ली थी, ग्लव्स पहन लिए, सोशल डिस्टेंसिंग कर ली, दिस एंड दैट। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं
आप देखिए कम्युनिकेबल डिजीज वाला जो पेशेंट है उसको किसी ने ट्रीट भी तो करना है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसको बस एक साइड पर आइसोलेट कर देंगे हम। ठीक है, तो डॉक्टर को तो करना पड़ता है। अब जैसे कोविड में भी आप देखें तो कितना, आपने देखा होगा पूरा वो जो पूरा यूनिफॉर्म पहना जा रहा था, इसके लिए पूरी एक किट थी कोविड के पेशेंट्स के लिए। और वो किट्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि 3 से 2 2 3 दिन डबल ग्लव्स थे। ठीक है, इसी तरह से वो जो किट थी उसमें भी कितनी सारी पैकिंग थी। ठीक है, तो वो रीजन यही था कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि वो कितनी ज्यादा जो है वो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं फ्रॉम वन टू द अदर पर्सन। ठीक है, आप देखिए एक कोविड के पेशेंट के पास एक डॉक्टर जो था वो बेचारा कितनी सारी पैकिंग करके जाता था। ठीक है, और हम कितना इजी ले रहे होते थे कोविड के पेशेंट को, मतलब मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं बहुत सारी हमारे पास। देन इन्फेक्शियस डिजीजेज, डिजीजेज कॉज्ड बाय द पैथोजन जर्म्स और बैक्टीरिया। ठीक है, जो इन्फेक्शियस डिजीज वही है जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, जर्म्स हैं, ये जो बैक्टीरिया है या जो पैथोजेंस हैं उससे स्प्रेड हो रही है। और वो सिर्फ इन्फेक्शन नहीं कर रही बल्कि वो क्या कर रही है, उसको एक डिजीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जैसे आप देखें कुछ लोग होते हैं कि उनको बाहर का खाना खाते फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, वो यही होता है ना कि उसके अंदर कोई ना कोई पैथोजन होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है जी, एक आध दफा फूड पॉइजनिंग हुई, हमने इग्नोर कर दिया, फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फूड पॉइजनिंग आपके स्टमक को अल्सर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज हो गई ना। अब आपकी इन्फेक्शन था पहले, आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया, वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता गया और अल्टीमेटली उसने आपके पूरे एक ऑर्गन को डिजीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन से इन्फेक्शियस डिजीज तक का सारा साइकिल होता है। ओके, देन कम्स द कंटामिनेटेड। ठीक है जी, अब कंटामिनेटेड डिजीजेस कौन सी हैं? ये कंटामिनेटेड का क्या मतलब है, मींस डर्टी, सॉइल्ड, अनक्लीन। ठीक है, अनहाइजेनिक, अनक्लीन एरिया जो है वो हमारा क्या है, कंटामिनेटेड एरिया है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जब कोविड आया था तो इस तरह की भी बीच में कुछ रिसर्चेज आ रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि आप लोहे की सर्फेस के ऊपर जो है वो कोविड इतने मिनट के लिए रहता है, वुडन के ऊपर इतने मिनट के लिए रहता है, इसके ऊपर इतने मिनट के लिए रहता है। ठीक है, तो वो रीजन क्या था, वो रीजन यही था कि अगर आप उस अनकंटामिनेटेड जगह को टच कर लेते, ठीक है, अनक्लीन अनहाइजेनिक जगह को टच कर लेते, तो डेफिनेटली अगर वहां पे कोविड का वायरस जो था वो वहां पे पड़ा हुआ था तो डेफिनेटली आपको डिजीज होने के चांसेस थे। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कंटामिनेटेड एरिया है वहां उसको आप टच ना करें, अनक्लीन एरिया को टच ना करें। ठीक है, अदरवाइज फिर जो है वो आपको कोई डिजीज या इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। और आप देखें बच्चों, अबव ऑल दीज के जो भी इन्फेक्शन वगैरह है, इस्लाम ही इटसेल्फ आपको जो है वो क्या जो है वो किस बात का दर्श देता है, इसी करके आप क्या करें, सफाई सुथराई पे आप ध्यान रखें और आप पाक साफ रहें। ठीक है, दिस इज द रीजन जो अल्लाह ताला ने हमें 5 टाइम के लिए वजू करने के लिए कहा हुआ है। ये भी इसका बेसिकली यही रीजन है कि आपकी बॉडीज में आप देखें, आप मुंह में कुल्ली करते हैं, आपको जितना भी कोई इन्फेक्शन वगैरह ओरली गया वो भी सारा साफ हो गया। ठीक है, नाक में आप पानी डालेंगे तो जो हमारा ड्रॉपलेट से जाना था, इनहेल करना था हमने, वो भी सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप हाथ धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, सो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। अगर आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड हुआ था तो जो हमारे यूएचएस की वीसी है, ठीक है, डॉक्टर जावेद अकरम, उन्होंने ये बात सबसे पहले शुरू में गई थी जब हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ही सेट के अगर आप सिंपल वजू करते हैं और 5 टाइम्स की नमाज पढ़ रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बी एक्ट एज अ प्रिवेंटेबल ऑप्शन फॉर द कोविड। ठीक है, क्या आप नमाज पढ़ रहे हैं, वजू पढ़ रहे हैं, तो भी चांसेस है कि आपको कोविड ना हो, बिकॉज आप अल्टीमेटली हर 2 से 3 घंटे के बाद क्या करें, अपने हाथ पाँव ओरल सारा जो है वो क्या करें, उसको वॉश करें। ठीक है, सो एनीवेज डिसइंफेक्शन क्या है, क्लीनिंग सो दैट जर्म्स पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या है, जो हम करते हैं, ठीक है, आप स्प्रेज वगैरह करते हैं और उस एरिया को हम डिसइंफेक्शन करते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन वहां है उसको हम वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है, हमारे यहाँ पे असल में मसला ये है कि हॉस्पिटल में भी इवन जो डिसइंफेक्शन है या जो डिसइंफेक्शन डिपार्टमेंट है वो इतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल जाते हैं और फिर वहां से जाके कोई ना कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया जो है वो उठा के ले आते हैं। ठीक है, या कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है वो इन्फेक्शन उठा के ले आते हैं, बिकॉज दिस इज द रीजन एंड दिस इज व्हाट आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड, कि मैंने देखा है बहुत सारे नर्सेज हैं वो ग्लव्स वगैरह का कोई ध्यान नहीं रखेंगी। ठीक है, कोई वहां से पेशेंट अगर गया है तो उसको ये नहीं है कि पूरे रूम को डिसइंफेक्ट किया जाए, ठीक है, या बेड्स को डिसइंफेक्ट किया जाए। और ये मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बता रही हूँ, गवर्नमेंट का नहीं बता रही, वहां तो खैर हालात ही अलग है ना। ठीक है, तो ये डिसइंफेक्शन वाला पार्ट है, ये होना चाहिए, चाहे वो पेशेंट एक सिंपल जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं भी थी ना उसको, तो फिर भी वो पेशेंट जब गया है तो उसको प्रॉपर डिसइंफेक्शन करना चाहिए।
वैसे बहुत सारे इस तरह के भी है हॉस्पिटल जहाँ पे मैंने देखा है कि पेशेंट जाता है तो वो प्रॉपर उन्होंने बाहर लिख के लगाया होता है कि आप इतने इतने घंटे के लिए डिसइंफेक्टेड है ये एरिया, और हम इसे डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पेशेंट हम इसके अंदर लेंगे। ठीक है, बट अगेन इस पे इतना ज्यादा काम नहीं होता, जिसकी वजह से भी डिजीजेस स्प्रेड करती है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास और क्या है, द वे germs are passed from one to another person। ठीक है जी, इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली क्या है कि एक से दूसरे पर्सन में जिस तरह से जो है वो जर्म्स पास हो रहे हैं, जिसमें ये सारा मैं आपको बता रही हूँ कि टच करने से भी हो सकता है, आपकी सांस से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आपने सीज किया कब किया उससे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, नंबर ऑफ वेज हो सकता है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन दैट लाइन बॉडी कैविटीज दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपकी डिफरेंट जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी की, इससे भी इवन आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, आपने ओरली कोई आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है बहुत सारे सराउंडिंग में लोगों को कि वो क्या कर रहे होते हैं, एक ही कप से दो लोग पानी पी रहे हैं या एक ही बोतल से दो लोग भी पानी पी रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली दिस इज अनहाइजेनिक। ठीक है, चाहे वो आपके सिबलिंग है, चाहे वो आपके पेरेंट है, जो भी है। ठीक है, आपको इस चीज का, बिकॉज अब तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा आपको करना चाहिए, बिकॉज जब से ये आपको कोविड आया है, देखें वैसे ही हम सबकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जो है वो अब इफेक्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आप सराउंडिंग में जो है वो इन चीजों को देखें कि अगर कोई ग्लास है कप पड़ा है, आपसे पानी पीने लगे, पहले आप उसको वॉश करें फिर पिए। अदरवाइज अगर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्टेड है तो जो साथ वाला बंदा है वो भी इसमें पिएगा, उसकी भी इफेक्टेड हो जाएगी, इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करता जाएगा। तो ये बच्चों, तो ये कुछ जो है वो हमारे पास कॉमन डेफिनेशन थी जो कि आपको पता होना चाहिए। देन कम्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप देखें डिफरेंट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, आपने जाके किसी को टच कर लिया, ठीक है, ये जैसे इनको खांसी आ रही है, ठीक है, अगर खांसी आई है और इन्होंने अपने आगे हाथ प्रॉपर नहीं रखा तो क्या हो गया, जरा इसको मैं चलाती हूँ ऐसे। हाँ ये देखिए, देखिए ये छींक रहे हैं तो ये सारे ड्रॉपलेट्स आ गए। ठीक है, अब ये इन्होंने भी कफ किया, स्नीज किया, तो देखिए सराउंडिंग में कफ से, स्नीजिंग से सराउंडिंग में कितने सारे ड्रॉपलेट्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल दो लोग, आप लोग चेयर पे बैठे हुए होते हैं और आप देखेंगे कि आप एक साथ वाला छींकता है तो चीज हमें नजर नहीं आती, बिकॉज दीज आर पैथोजेंस, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या आपको विदाउट टेलीस्कोप विदाउट माइक्रोस्कोप नजर नहीं आने लगे। ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप, बट ये आपके सराउंडिंग में आप देखेंगे कितने ज्यादा स्प्रेड होते हैं। इसी तरह से आप देखें जिम में हम जाते हैं, तो जिम में जाते हैं तो जिसने पहले जिम की हुई होती है और ट्रेडमिल उधर ही चल रही होती है, उसी पे भी यहाँ पे जाके यूज करना शुरू कर देते हैं। असूलन होना चाहिए कि जो सारी स्वेटिंग हुई है, तो स्वेटिंग सारा पसीना उसका वहां पे टच हुआ होगा, तो आप जाएं पहले उसको डिसइंफेक्ट करवाएं, उसके बाद आप स्टार्ट यूज करें, बट इस तरह नहीं इतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि जो सराउंडिंग में आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लोज बैठे हुए हैं, तो अगर किसी को इन्फेक्शन है तो ड्रॉपलेट से भी आपको कितने इजीली ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि आपको 6 फीट डिस्टेंस के लिए कहते हैं। ओके, body fluids, tears, saliva, sputum, mucus, cupped up urine, feces, semen, vaginal secretions, pus और other wound drainage blood। ठीक है, ये सारे आपकी बॉडी के फ्लूइड्स हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है आपको इन्फेक्शन। ठीक है, अब डेफिनेटली बच्चों जब आप लोग हॉस्पिटल जाके काम करेंगे तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जब हम पेशेंट के पास जाते हैं ना कोई ना कोई उसको डेफिनेटली ड्रेन भी लगा हुआ होगा। ठीक है, ब्लड का, और साथ साथ क्या हो रहा होगा, उसका उधर यूरिन पाइप भी लटका हुआ होगा। ठीक है, और साथ ही वहां पे उसने अगर कोई अपनी वहां पे वो किडनी ट्रे भी रखी होगी जिसके अंदर उससे अपना स्पूटम निकालना होगा। ठीक है, तो आप देखें कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, वो सारे बॉडी फ्लूइड्स है उसके, जो कि आपको भी इंफेक्शन लगा सकते हैं। सो आपने क्या करना है, ग्लव्स पहन के प्रॉपर वे पे पेशेंट के पास जाना है, अदरवाइज उसकी बॉडी फ्लूइड से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। क्या इवन आता है कि टीयर्स लिखा हुआ है, टीयर्स आपको, ये भी एक बॉडी का आपका सिक्रीशन है ना, आपके हमारे ग्लैंड से सिक्रीशन है टीयर भी। तो अगर आपको ऐसा इन्फेक्शन है जो कि कंटेमिनेटेड है तो वो यहाँ से भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। टचिंग द इन्फेक्टेड पर्सन और अदर सिक्रीशंस। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी इन्फेक्टेड पर्सन को आप टच कर दें, वो क्या है, उसके वहां पे इन्फेक्शन अभी लगा हुआ था और आपने उसको टच कर दिया, या अदर सिक्रीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारा पेशेंट के साथ टच वाला जरा ज्यादा जो है वो हमारा काम होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको फिजिकली वो कराना है, एक्सरसाइज करानी है, मैनुअली काम कराना है, तो उन सब में हम पेशेंट को टच करेंगे, अगर वहां पे उसकी कोई सिक्रीशन लगी हुई तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टचिंग समथिंग कंटामिनेटेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये भी अगेन वही बात आ गई जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ड्रॉपलेट्स, कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, स्पिटिंग, टॉकिंग। ठीक है, अब आप देखिए कफिंग स्नीजिंग का तो पता है, इवन टॉकिंग, जब आप सिंपल बात कर रहे हैं तब भी आपके जो है वो क्या हो गया, ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और अगला बंदा उससे जो है वो क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप बच्चे देखिए फिर से ये ओमिक्रॉन वाली जो वेव आई हुई है, सो अब आप इन सब चीजों पे जो है वो ज्यादा मजीद काम करें। वैसे तो आई थिंक
मैं यही कह रही हूँ कि अब तो जो मेडिकल फील्ड के अलावा भी जो लोग हैं, ठीक है, जो नॉन मेडिकल लोग हैं, उनको भी इसमें काफी सारी अवेयरनेस हो गई है कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होगा और क्या हमें एसओपीज करनी चाहिए और क्या क्या इसके गाइडलाइंस होनी चाहिए। Portals of entry again the mode of transmission ही है, any body opening of an infected person which allows pathogens to enter, ठीक है, बॉडी ओपनिंग है कहीं पे अनइन्फेक्टेड पर्सन की, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अब आप देखें कि जैसे कि हम कहते हैं कि कहीं पे आपको कट लगा हुआ है, ठीक है, तो कट लगा हुआ है और वहां पे आपका, अगर आपने उसको ओपन छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर सराउंड में इन्फेक्शन है या आपने किसी एरिया को टच कर लिया तो बड़ी इजीली आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। नोज, माउथ, आईज, रेक्टम, जेंटल्स एंड अदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ये सारे आपके वेज हैं जहां से ट्रांसमिट हो सकता है। आप इवन आप देखिए बच्चों, जो आप लोग पब्लिक वॉशरूम्स यूज करते हैं, ये भी अगर प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड नहीं है, ठीक है, और वहां पे कोई आया है, ऐसा इंडिविजुअल ने वो वॉशरूम यूज किया जिसको कोई इन्फेक्शन था, ठीक है, तो रेक्टम के थ्रू अगर अगर उनको कोई रेक्टल इन्फेक्शन था तो वो क्या हुआ, सारा वहां पे ट्रांसमिट हुआ वॉशरूम में और वहां से फिर आपको लग गया, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे इस तरह से जो है वो आपको पोर्टल्स ऑफ वे ऑफ एंट्री ऑफ इन्फेक्शन है। कट, एब्रेजन्स और ब्रेक्स इन द स्किन, ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई कट लगा हुआ है, कोई वहां पे आपकी स्किन ब्रेक हुई हुई है, तो अल्टीमेटली यहाँ से भी क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर बड़ी आसानी से जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, अगर आपके आसपास कहीं इन्फेक्शन जो है वो या तो कंटेमिनेटेड या अनहाइजेनिक एरिया। ओके, हु इज एट रिस्क, ठीक है जी। अब हमारे पास रिस्क पे कौन कौन है, यानी कि वो कौन से लोग हैं जो कि जिनको चांस है कि इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। एनीवन हुज रेजिस्टेंस टू डिजीज डिक्रीज, ठीक है, रेजिस्टेंस टू डिजीज यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी है अगर वो वीक है तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको चांस ज्यादा हो जाएगा कि आपको डिजीज हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था, तो आप देखिए सबसे पहले वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी इन्होंने 60+ वाले लोगों में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब जब एज के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है, जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस या डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। रीजंस फॉर लोअर रेजिस्टेंस एज, ठीक है जी, जैसे हम लास्ट में पढ़ा था, कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है, आपको वो डिजीज है तो डेफिनेटली उसकी वजह से पहले ही आपकी बॉडी सफर कर रही है, तो मजीद अगर आपको कोई इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी बेचारी इतना ज्यादा ओवरकम नहीं कर पाएगी, ठीक है। देन फिटीग, स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड फिटीग से भी आपको पता है कि हमारा क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने स्ट्रेस पे भी काम करना है कि अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कम होगा और अल्टीमेटली आपको डिजीज होने के चांसेस होंगे। The elderly have weaker immune systems and a lower resistance to pathogens, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो ओल्ड एज पीपल है उनमें इम्यून सिस्टम भी कम है, ज्यादातर उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और आपने देखा होगा कि आप लोगों को अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो आप अगर डॉक्टर के पास ना भी जाएं, ठीक है, कोई माइनस इन्फेक्शन हो गया जी, यहाँ से कुछ खा लिया, कोई बर्गर आपने खा लिया, तो आप ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने एल्डरली लोगों में देखें, कोई आपके पेरेंट्स या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसमें अगर आप देखें, या जो कोई 40+ इंडिविजुअल है, तो उसमें क्या होगा कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है तो उनको या तो वो हफ्ते तक रहेगी या अल्टीमेटली उनको जाकर डॉक्टर से कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि उनको ओरली फर्क ही नहीं पड़ा और हमें आगे देना पड़ा। Elderly are hospitalized more often, increasing the chance for hospital acquired infections, जैसे मैंने भी आपको बताया है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। स्पेशली जो कि बूढ़े लोग होते हैं, डेफिनेटली उन्हें कभी ना कभी कोई ना कोई मसला होता है, कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाने जा रहे हैं, कभी शुगर एग्जामिन कराने जा रहे हैं, ठीक है, कभी कोई से ब्लड सैंपल देने जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि उन्हें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कोई ना कोई इन्फेक्शन तो वो फिर साथ लेके जरूर आ जाते हैं। रिकवरी लॉन्गर इन द एल्डरली, ठीक है, और डेफिनेटली जब अगर कोई ना कोई एल्डरली में या ओल्ड पीपल में कोई ना कोई डिजीज अंदर चल रही होगी तो क्या होगा कि उनमें रिकवरी भी लेट आएगी। तो अगर पहले ही एक डिजीज चल रही है और ऊपर और इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, मजीद आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ओके, देन कम्स द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, ठीक है जी। हमारे पास यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कौन सी है तो आप सबको बच्चों को पता है कि कौन सी है। आप अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें, ठीक है, आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें, या आपको सैनिटाइजर नजर आ रहा है सैनिटाइजर आप यूज करें। फिर आप क्या करें, एक अच्छे जो है वो एंटीबैक्टीरियल किसी सोप्स को जो है वो यूज करें या एंटीपैथोजेन सोप यूज करें, और साथ साथ क्या करें, मास्क जो है वो उसको जरूर पहने। एंड ये सिर्फ बच्चों कोविड के लिए नहीं है, जब आप हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं ना, ये तो मतलब कोविड आया तो हर बंदे ने मास्क पहनना शुरू किया, जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हॉस्पिटल में ये सारी चीजें हम रेगुलरली करते हैं। हमने पेशेंट को टच किया उसके बाद हमने हैंड वॉश जरूर करना है, ठीक है, पेशेंट को टच करने से पहले हमने सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर करके फिर हम ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, पेशेंट के पास जाने से पहले हम मास्क जरूर पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके यूनिवर्सल ऑलरेडी प्रिकॉशंस है जो कि हम लोग
हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते रहे हैं, बट अब डेफिनेटली हमें डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करने पड़ रहे हैं, बिकॉज अगेन द रीजन इज वी हैव ये जो पेंडेमिक आ गया है और ये जो कम्युनिकेबल है इसकी वजह से। Universal precautions are infection control guidelines designed to protect workers from exposure to diseases spread by the blood and certain body fluid। ठीक है जी, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि हॉस्पिटल में ये गाइडलाइंस डे 1 से जो है वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बॉडी फ्लूइड से, पेशेंट के ब्लड से या किसी भी और वे से इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो जाए। ऑलवेज ट्रीट ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, ब्रोकन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इफ दे वर इन्फेक्टेड। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट है आपके पास और उसका कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे इन्फेक्टेड है, तो आप उसको प्रॉपरली क्या करें, वहां पे उसको ट्रीट करें। अदरवाइज अगर आपने कोई पेशेंट को इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन वाले पेशेंट को घर भेज दिया है, तो क्या होगा, अगेन वो घर जाके जहां जहां टच करेगा वहां वहां इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, और अगर वो कंटेमिनेटेड होती जाएगी एरिया, तो क्या होगा, इस तरह से दूसरे लोगों को भी स्प्रेड करेगा इन्फेक्शन। ऑलवेज फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बिकॉज यू कैन नॉट टेल बाय लुकिंग एट अ पर्सन वेदर दे हैव अ कंटेजियस डिजीज। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको ये बात बताई है बच्चों, कि आपस में भी आप लोग भी देख लिया करें, ठीक है, कि जो है वो सेम पानी की बोतल या यूज करें, या एक ही चम्मच आप ना यूज करें, या एक ही स्ट्रॉ यूज ना करें, या इस तरह के और बाकी है। ठीक है, बिकॉज इससे क्या है कि आपको, फॉर एग्जाम्पल दो लोग बैठे हुए, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि आपके फ्रेंड से आपको इन्फेक्शन नहीं लग सकता। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा देखने में आया था कोविड में, कि लोग ऐसे करते थे कि अपने घर में लोगों के साथ अगर किसी को खांसी आ रही है तो उसमें कुछ भी नहीं, कोई भी एसओपी फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर बाहर जो है वो किसी को आप जा रहे हैं तो वो ऐसे देख रहे हैं, अगर किसी ने आपके सामने छींक दिया या खांस दिया तो यूं देखा जा रहा है कि जैसे बस इसी ने हमें कोविड लगाना है। ठीक है, ये आप सबने शायद नोट किया होगा, सही है। तो इसलिए आप किसी को, आपको नहीं पता कि आपके फ्रेंड से भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है, या आपके, आप जैसे आप यूनिवर्सिटी आते हो तो आप घर जाके अपने पेरेंट्स को भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर आप प्रिकॉशंस करेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप इन्फेक्शन खुद भी नहीं आपको लगेगा और दूसरों को भी आगे स्प्रेड करेंगे। यूज प्रैक्टिकल कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि हमारे लोगों में तो आई थिंक काफी कम है। आप लोगों ने वो एक देखा होगा, जो हमारी है हेल्थ की चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, क्या नाम है उनका, मुझे माइंड से निकल गया है। आता है किसी बच्चे को नाम, जरा बताएं, मैं जरा आपको अनम्यूट कर दूं। किसी बच्चे को आता है उनका नाम, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है? यास्मीन राशिद। हाँ, यास्मीन राशिद, एग्जैक्टली। ठीक है, आपने देखा होगा उन्होंने एक बेचारी ने इंटरव्यू में, जब बिल्कुल कोविड इतने पीक पे था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे लोग तो क्या है, उन्होंने कुछ इस तरह की टर्म यूज की, मुझे खुद भी नहीं आती, कोई और मखलूक है। ठीक है, ये टर्म उन्होंने यूज की थी जो काफी वायरल हुई थी उसके बाद। एंड दैट डेफिनेटली वो उनको जो ये वर्ड यूज करना पड़ा कि हमारी कोई और ही मखलूक है। ठीक है, क्योंकि आप लोग फॉलो कर ही नहीं रहे थे ना एसओपीज को। ठीक है, कहा भी जा रहा था मास्क पहने, ये करें, बाहर लोग थे उसी तरह से निकले हुए थे। सो द थिंग इज, जो कॉमन सेंस है ना बच्चों, अगर उसकी कमी है ना, तो डेफिनेटली फिर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वॉश योर हैंड्स बिफोर पुटिंग ऑन ग्लव्स एंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स। ठीक है जी, आपने क्या करना है, ग्लव्स पहनने से पहले अपने हाथ हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, फिर ग्लव्स पहने, और ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी ये सारा प्रोसीजर जो है वो दोबारा करें, हैंड वॉश करें, दोबारा से जो है वो आप जो है वो सैनिटाइज करें। ठीक है, ये पूरा यूनिट होता है। अगर आप लोग आईसीयू में जाए तो आप देखेंगे कि आईसीयू से पहले, जाने से पहले, तो पूरा हमारे पास एक यूनिट होता है जिसमें आपने जो है वो शू कवर पहनना होता है, मास्क पहनना होता है, हेड कवर पहनना होता है, ठीक है, हैंड सैनिटाइज करने होता है, फिर आपने पेशेंट के पास जाना होता है। डू नॉट टच क्लीन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंटामिनेटेड विद कंटामिनेटेड ग्लव्स। ठीक है जी, कि आपने क्या करना है कि, फॉर एग्जांपल अक्सर ये भी मैंने देखा है, तो इस तरह होता है जी, आईसीयू से नर्स निकली है या आईसीयू से डॉक्टर निकला है, वही ग्लव्स पहने हुए हैं, वही शू कवर पहने हुए हैं, अंदर जो आईसीयू का इन्फेक्शन लेके आके बाकी हॉस्पिटल में रूम्स में भी उन्हीं ग्लव्स के साथ जाए जा रहे हैं। क्या क्या बार बार ग्लव्स उतारे, बार बार हैंड वॉश करें, और वो एक ही ग्लव्स लेके जो है वो लगे हुए हैं और सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं, और इन्फेक्शन जो है वो क्या करें, स्प्रेड करें। Wear gloves if you may come in contact with blood, body fluid, excretions, broken or open skin, human tissues of mucous membrane। ठीक है, ये भी हमने पहले कर लिया कि आपने ग्लव्स जरूर पहनने हैं। बैग ऑल डिस्पोजेबल कंटामिनेटेड सप्लाईज। ठीक है जी, जो कंटामिनेटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई जो आप वहाँ पे कॉटन बड यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि एरिया को क्लीन करने के लिए, ठीक है, गॉज यूज कर रहे हैं हम उसको यूज करने के लिए, एरिया को क्लीन करने के लिए इन्फेक्शन, तो आपने जितनी भी चीजें इस्तेमाल की हैं कंटामिनेटेड एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसको आप प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है, अब आपकी यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक कि शायद अभी पढ़ी है, या जब आप लोग थे शायद तब भी पढ़ी हुई थी, जो 3 तरह की बास्केट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, डस्टबिन पड़ी हुई हैं,
तो उसमें यही है कि एक में आपने प्लास्टिक डालना है, एक में आपने क्या करना है, एक में आपने सारे इस तरह के इन्फेक्शन जो सिरिंजेस वगैरह ये सब कुछ डाले। तो ये सारे डिफरेंट कलर्स की बास्केट जो है इस तरह हॉस्पिटल में भी पड़ी होती है, ताकि आप प्रॉपरली जो कंटामिनेटेड आपके पास मटेरियल है उसे डिस्पोज ऑफ करें। क्लीन ऑल सर्फेसेस दैट मे बी कंटामिनेटेड विद इन्फेक्शन वेस्ट सच एज बेड्स, व्हीलचेयर्स एंड शॉवर चेयर्स। ठीक है जी, ये अगेन जैसे मैंने भी आपको बताया कि सारी सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करना बड़ा जो है वो जरूरी है। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट अगर आपके इवन घर में भी है, ठीक है ना, 2-3 दिन तक किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपको लग रहा है कि वो 2-3 दिन तक रूम में उन्होंने बेड रेस्ट किया है, तो अब आपको जब वो पेशेंट रिकवर कर गया है तो आप सारा बेडशीट वो सारी चीजें उसको डिस्पोज ऑफ करें या फिर उसको डिसइंफेक्ट करें ना प्रॉपर वे। ठीक है, व्हील चेयर है या शॉवर चेयर्स वगैरह है, ठीक है, ये सारी भी इसको आप प्रॉपर डिसइंफेक्ट करके फिर इस्तेमाल करें। व्हाट कैन आई डू, ठीक है जी, ये आपके लिए कि आपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो बेसिकली क्या करना है। ठीक है, गुड हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, हाथ धोना, आप देखिए बच्चे, हाथ धोना खाने से पहले भी मैंने आपको बताया कि ये आपका एक जो है वो सुन्नत है। ठीक है, क्या आप हाथ धो के खाना खाएं या हाथ धो के आप जो है वो खाना खाने के लिए इसलिए कहा जाता है बिकॉज आप डायरेक्ट ओरली जो है वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन अपने हाथों से अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हैंड वॉश जरूर करना है। इवन मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूंगी बिकॉज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा जो है वो देखने में हमें मिलते हैं। तो आप वॉशरूम भी जब जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में है तो आप सुबह से आए हैं, आपने 100 जगहों को टच किया हुआ है। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम वॉश योर हैंड एंड देन स्टार्ट यूजिंग द वॉशरूम। ठीक है, इवन इन योर होम। ठीक है, और जब आप इवन घर पे एंटर होते हैं पहले आप जाके अपना जो भी आपका बैग या आपने जो भी रखा हुआ है उसको साइड पे रखें, सबसे पहले हैंड वॉश करें, उसके बाद बाकी सारे काम शुरू करें। ठीक है, ये तो बच्चों मेरा ख्याल है वैसे शायद आपको स्कूल लेवल पे चीजें सिखा दी जाती है, बट द थिंग इज कि हम वही बात है कॉमन सेंस नहीं यूज करते, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं करते। may use an alcohol based hand cleaner in place of washing with soap and water। ठीक है जी, अभी अल्कोहल बेस्ड हमारे पास कौन कौन से जैसे कि डिटोल वगैरह है, ठीक है, ये सारे आप यूज करें ताकि वो प्रॉपर डिसइंफेक्ट करें या जो बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन आपके आसपास है उसको वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें। अवॉइड टचिंग आईज, नोज और माउथ। ठीक है, ये सारे आपको एसओपी में बताया जा रहा था कि आप इसको ना टच करें। और आई थिंक इस तरह की भी कोई एक वीडियो थी जो कि खुद कोई थी मिनिस्टर थी आई थिंक, और वो ये कह रही थी कि आपने एसओपी को फॉलो करना है और टच नहीं करना नोज माउथ पर, वो खुद हाथ को टच कर रही थी। तो बेसिकली बच्चों मसला सिर्फ ये है कि हम यूज टू हैं इन सब चीजों के, हम एसओपीज को या हम जो जर्नल या जो अभी आपको मैंने यूनिवर्सल प्रिकॉशन बताई है कि हम डेली रूटीन में फॉलो नहीं करते। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा कोई फॉलो करता होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। कवर योर नोज एंड माउथ विद अ टिश्यू एवरी टाइम यू कफ और स्नीज। ठीक है, ये आप कवर करना चाहिए, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग बड़े आराम से रिलैक्स होकर यूं छींक लगाते हैं और आसपास के लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, वो पूरा उन्होंने 4 से 5 लोगों तक या 1 से 2 फीट तक के लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर दिया। ठीक है, अब वो अल्टीमेटली होता ये है कि जरूरी आप कहेंगे कि हमें तो नहीं इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता, हमारे साथ तो लोग खांसते हैं छींकते हैं बिकॉज हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है अभी। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी उसको ओवरकम कर लेती है, जिसकी इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग है उसको बड़े आसानी से फिर इन्फेक्शन हो जाता है। थ्रो यूज टिश्यू इन अ वेस्ट बास्केट। ठीक है जी, जो टिश्यूज आप यूज करते हैं वो भी आपको डेफिनेटली उसको वेस्ट करना चाहिए। वी डू नॉट हैव अ टिश्यू स्नीज और कफ इन योर स्लीव्स। ये तो आपको बच्चों को कॉमेंट में भी सिखाया जा रहा था कि आपके पास अगर आप हाथ नहीं यूज कर रहे हैं या आपको उसको टिश्यू नहीं है तो आप क्या करें, अपने जो स्लीव है उसके ऊपर कफ करें और उसके बाद फिर उसको क्लीन कर दें। ऑलवेज क्लीन योर हैंड आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है जी, और ये भी आप हैंड वॉश करें। तो अल्टीमेटली बच्चों आपने अपने लेवल पे क्या करना है, सबसे ज्यादा आप देखिए क्या आ रहा है, हैंड वॉशिंग आ रही है। ठीक है, हैंड वॉशिंग कर लिए, हैंड वॉश करना है आपने, हैंड को सैनिटाइज करना है बिकॉज हाथों का ही एक सबसे ज्यादा रूट है जिसके थ्रू आप ओरली अपने अंदर इन्फेक्शन लेके जा सकते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। ओके, अब क्या आ गया, हैंड वॉशिंग करनी है जी आपने। रिमूव एनी ज्वेलरी और वॉश वेट हैंड्स विद वार्म रनिंग वाटर। ठीक है जी, आप कोई ज्वेलरी आपने पहनी है वॉच वगैरह इसको आप उतारें ताकि आप प्रॉपर तरीके के साथ हाथ धोएं। ये जब आप जाते हैं ना बच्चों, हैंड सैनिटाइजर यूज करने का भी एक प्रॉपर वे है। मैं भी देखती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई स्लाइड मिलती है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। वेट हैंड्स विद वार्म रनिंग वाटर, ऐड सोप। ठीक है जी, पहले आप जाएं अपने हाथों को ज्वेलरी वगैरह रिमूव करें, कोई थोड़ा सा वार्म वाटर लें। ठीक है, और फिर रनिंग वाटर के साथ आप अपने हाथ को धो के सोप या जो भी आपके पास हैंड वॉशिंग मटेरियल है वो यूज करें। फिर हाथों को रब करें प्रॉपर्ली 20 मिनट्स तक। ठीक है, वॉशिंग ऑल द सर्फेसेस, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे, अगर आप 2 दफा गए तो 20 सेकंड हो जाते हैं। ठीक है, कोविड के लिए कितने सेकंड कहा जा रहा था बच्चों,
तो बच्चा बताएगा कितने मिनट के लिए कह रहे थे कमेंट में? हाथ 20 ही कह रहे थे, 20 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स कहा जा रहा था, ठीक है। 30 सेकंड से 60 सेकंड तक कहा जा रहा था, लेकिन क्योंकि वो 60 सेकंड तक जब वो पहुंचे तो फिर उनको पता चला कि लोग तो ऐसे करते हैं कि बस वो टैप खोलते हैं और बस फिर वो लगे रहते हैं, हाथों को धोते रहते हैं और वो टैप पानी वेस्ट होता है। सो 30 सेकंड तक उन्होंने कहा था कि आप अपने हाथ से धोते हैं, ठीक है। ड्राई विद पेपर और क्लीन क्लोथ टॉवल, टर्न ऑफ फॉसेट विद टॉवल एंड ओपन डोर विद टॉवल, ठीक है। अब आप देखिए, आपने हाथ आपके कंटामिनेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ जी, मैं अभी आईसीयू में नहीं हूँ, आईसीयू के पेशेंट को मैं देख के आई हूँ और फिर आईसीयू के पेशेंट को देखने के बाद मैंने वॉशरूम में जाके हैंड वॉश करने मैंने जो है वो क्या किया, डोर नॉब को खोला, ठीक है। उसके बाद हाथ धोए और वापस डोर नॉब को बंद कर दिया। तो इन्फेक्शन तो मैंने डोर नॉब पे लगाया था सबसे पहले आके, तो फायदा क्या हुआ फिर, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे किसी टिश्यू से या किसी टॉवल से या किसी एरिया से उसको टच करें और फिर जो है वो अपने हैंड वॉश करें, दोबारा जो है वो टॉवल वगैरह ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज फिर आपके हैंड वॉश करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह करते हैं बच्चे, घर जाते हैं और घर जाके सबसे पहले जो है वो जाके कोई ना कोई पानी की बोतल पकड़ेंगे, पानी पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। और क्या होगा, उसके बाद जाके हैंड वॉश करके आएंगे, दोबारा उसी वाली बोतल को पकड़ा पानी शुरू कर देंगे, तो आप देखें बाहर से आपके हाथों में कितने इन्फेक्शन लगे हुए थे। सही है, तो ये जनरल आपका एक प्रिकॉशन आ गई। देन हमारे पास क्या आ गया है जी बच्चे, वाटर वाटरलेस हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। अल्कोहल बेस्ड जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, या डिपेंड करता है, हर पैथोजन से रिलेटेड डिफरेंट भी हो सकता है। मेक श्योर ऑल विजिबल डर्ट इज रिमूव फ्रॉम योर हैंड्स, अप्लाई अ डिम साइज्ड अमाउंट ऑफ वाटरलेस हैंड सैनिटाइजर टू द पाम ऑफ वन हैंड और यूज अ वाटरलेस हैंड सैनिटाइजर वाइप, ठीक है जी। वाइप्स की फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, आप अपने पाम में रखें जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, और प्रॉपरली उसको जो है वो फिर यूज करें। रब हैंड्स टुगेदर कवरिंग ऑल सर्फेसेस ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर्स, इसको प्रॉपरली आपने रब करना होता है, और फिर इस तरह रब भी इवन करना होता है कि आपके जो नेल्स हैं, नेल बेड्स हैं, वहां तक आपको सैनिटाइजर चला जाए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। रब अंटिल वाटरलेस हैंड सैनिटाइजर इज एब्जॉर्ब, ठीक है। फिर आप इसको रब करते रहे अंटिल आपको लगता है कि वो आपकी स्किन के अंदर अब एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉरन आपके प्रॉपर हाथ क्या हो चुके हैं, सैनिटाइज हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक और होता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा जो कोई ऐसा पेशेंट जो कि हमें लगता है कि बड़ा रिस्की है, ठीक है, और उसको अगर इन्फेक्शन लग गया तो पेशेंट जो है वो सीरियस हो सकता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने एक पेशेंट, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट जब हम देखने जाते थे, तो उससे पहले आपको ये प्रॉपर सारा हैंड सैनिटाइजर वाला मैकेनिज्म भी करना पड़ता है, ठीक है। और साथ साथ हमें क्या करना पड़ता था कि वहां पे एक प्रॉपर वो बना होता है, एक चैम्बर होता है जिसके अंदर आप, और उन्होंने जो ग्लव्स रखे होते हैं वो डिसइंफेक्टेड ग्लव्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से वार्म भी होते हैं, और वो फिर आप वो स्पेशल ग्लव्स पहन के जो है वो फिर जाते हैं, ठीक है। वो लेटेक्स ग्लव्स से भी नेक्स्ट ग्लव्स होते हैं जो कि बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करेंगे कि कहीं से भी कोई कंटामिनेटेड रीजन से कुछ ना कुछ कंटामिनेटेड कोई पैथोजन है तो वो वहां से पास कर जाए, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मुझे गूगल में मिल जाए। Remember, waterless sanitizers are not effective if the dirt is visible on your hands, ठीक है जी। अगर आप अल्कोहल बेस नहीं यूज करेंगे तो फिर क्या होगा कि प्रॉपर्ली हैंड सैनिटाइज नहीं होगा। When should I use gloves? When you may come in contact with blood or any fluids, open wounds or mucous membrane, ठीक है, यानी कि जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो तब तो डेफिनेटली बच्चों आपने ग्लव्स पहनने ही है। और इवन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम लोग जो है वो डबल ग्लव्स पहन के पेशेंट्स के पास जाते थे, ठीक है। जैसे कि कोई कंटेमिनेटेड पेशेंट था, आप उसके पास डबल ग्लव्स पहन के जाते हैं अगर आपके पास कोई और सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है तो। और बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट बच्चों, मास्क तो आपको जरूर पहनना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो चेस्ट फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं, पेशेंट कफ कर रहा होता है, स्पूटम निकाल रहा होता है, और विदाउट मास्क पेशेंट के पास खड़े हुए होते हैं, ठीक है। ओके, परफॉर्मिंग और हेल्पिंग विद माउथ केयर, ठीक है जी। आपने ग्लव्स पहने हुए तो डेफिनेटली फेस टच आप नहीं करेंगे। परफॉर्मिंग और हेल्पिंग विद पेरिनियल केयर, ठीक है जी। आप अपनी बॉडी के किसी भी एरिया को टच नहीं करेंगे जब तक आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है। या अगर आपने पेशेंट की किसी भी बॉडी को टच करना है एरिया को, तो आप ग्लव्स से बगैर नहीं करेंगे। और आईसीयू में जब हम जाते हैं तो जब पेशेंट को जब हम बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कराते हैं, ठीक है, तब हमारे पास ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा तब भी हैंड्स को सैनिटाइज किए बगैर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या करते हैं, पाँव पकड़ के एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप ग्लव्स पहने और फिर उनको टच करें, चाहे आपने उसके लिए सिंपल ब्लड प्रेशर ही आपने भी लेना है ना पेशेंट का, तब भी आप ग्लव्स पहन के उसको चेक करें। परफॉर्मिंग केयर ऑन अ कंज्यूमर हु हैज ब्रोकन स्किन, ठीक है। डेफिनेटली बच्चों, जो ब्रोकन स्किन के साथ है, जो वुंड जिसका नजर आ रहा है आपको, उसको तो आप कभी टच कर ही नहीं सकते ना विदाउट ग्लव्स, ठीक है। पर मैं आपको कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसका वुंड नजर आ रहा है उसके लिए ग्लव्स पहने,
सिंपल, आप हॉस्पिटल में हैं, आप पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट हैं, सो यू हैव टू वियर द ग्लव्स। ओके, व्हेन यू हैव ओपन सोर्स और कट्स ऑन योर हैंड्स, ठीक है जी, आपके अपने हाथ के ऊपर भी अगर कोई कट लगा हुआ है तब भी आप क्या हो गया, अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन, वहां पे बैक्टीरिया वहां पे हो सकता है कि पड़ा हो, और वो इन्फेक्शन आगे मरीज को लग सकता है। अच्छा, शेविंग अ कंज्यूमर, ठीक है जी, जब आप पेशेंट थिएटर में होता है तो उससे पहले अगर आप उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, उसके किसी एरिया की आपने सर्जरी करनी है, उस एरिया को आप शेव करें, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपने पहले खुद भी ग्लव्स पहने हो, ठीक है, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है उससे। When disposing of soiled beds, linens, gowns, dish dressing and pads, ठीक है जी, ये सारे आप जब इसको डिस्पोज ऑफ करने लगते हैं तब भी आप ग्लव्स आपने पहने होने चाहिए, और जब आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दें तो फिर आप नेक्स्ट न्यू ग्लव्स जो है वो जरूर पहने। When touching surfaces that may be contaminated, ठीक है जी, right before contact with mucous membrane or broken skin, immediately if they become wet, wound, soiled or torn, ठीक है, इन सब कंडीशन में बच्चों आपने क्या करने हैं, ग्लव्स पहनना आपका जो है वो जरूरी है। अल्टीमेटली सिर्फ यही है कि आपने जब भी पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट है, या जैसे ही आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं तो डेफिनेटली इर्द गिर्द आपके सारे इन्फेक्शन ही है, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन आ रहा है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन ही आ रहा है, इन्फेक्शन के साथ ही आ रहा है, या किसी डिजीज के साथ ही वो वहां पे आ रहे हैं सब, ठीक है। तो आपको हॉस्पिटल की टेरिटरी में एंटर होते ही ग्लव्स पहन लेने चाहिए। ओके, जनरल गाइडलाइंस क्या है बच्चों, अब वेयर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया, हैंडलिंग में आप पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, या आप जैसे आप लोग एससीपी पढ़ने के लिए जाते हो हॉस्पिटल, ठीक है, तो तब भी कोशिश किया करें कि वहां पे अगर आपको नहीं भी प्रोवाइड किए जा रहे तो अपने पर्सनल लेवल के ऊपर बच्चे आप ग्लव्स रखें और उसको जरूर पहनें। फोल्ड और रोल लिनन सो दैट द डर्टीएस्ट एरिया इज इनसाइड, ठीक है, ये भी है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है हमारे पास, आप फिजियोथेरेपी करने गए हैं, ठीक है, और आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और आपको लगता है कि एक पेशेंट का वुंड भी था किसी ऊपर बड़ी बॉडी रीजन में, ठीक है, अपर लिम्ब में वुंड है, लोअर लिम्ब की आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो अपर लिम्ब के वुंड से क्या हुआ, थोड़ा सा वहां पे ओजिंग स्टार्ट हो गई है ना, वहां से कुछ ना कुछ मटेरियल निकलना शुरू हो गया, तो अब क्या होगा कि आपको लगता है कि उनकी अगर जो लिनन है या जो नीचे उनका बेडशीट पड़ी हुई है वो इफेक्ट हो गई है, ठीक है, या खराब हो गई है, तो आप क्या करें, उसको वहां पे फोल्ड कर दें, और नेक्स्ट जब तक आप फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद फिर जो है वो वहां पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा कि अगर उसको टच हो जाएगा तो फिर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। होल्ड एंड कैरी डर्टी लिनन अवे फ्रॉम योर बॉडी, डू नॉट शेक डर्टी लिनन ऑन क्लोथ्स, ठीक है, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको बेसिकली डिस्पोज ऑफ ही कर देना चाहिए, जो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो डिस्पोजेबल ही शीट्स होती हैं, पेशेंट आता है और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, इवन डेली बेसिस पे डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। और कुछ अगर ज्यादा कंटेमिनेटेड है या ज्यादा पेशेंट इस तरह का है जिसके कोई इन्फेक्शन या मुंह से ओजिंग वगैरह हो रही है, तो उनमें तो एक दिन में 2 या 3 दफा भी जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। बट अगेन वही बात आ जाती है कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है कि हम इन्हें अच्छी से डिस्पोज ऑफ कर सकें। यूज एप्रोप्रिएट रिसेप्टेबल्स फॉर डिस्पोजल्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिस्पोज करना है ये नहीं है कि आपने पकड़ा और डिस्पोज करके जाके किसी इस तरह की जगह में रख दिया जहाँ से बाकी सारे इन्फेक्शन स्प्रेड हो, ठीक है। जैसे आप देखिए बच्चों, ये जो ग्लव मास्क है, ये सारे लोग मास्क यूज करते हैं, उसके बाद मास्क आपको कहाँ मिलते हैं, सड़कों पे पड़े हुए मिल रहे होते हैं मास्क, ठीक है ना, बिकॉज उसको डिस्पोज प्रॉपरली नहीं किया गया, आप किसी डस्टबिन में जाकर उसको फेंक के आप सड़क पे मास्क फेंक देंगे यूज हुआ हुआ, और अगर आपको इन्फेक्शन था तो डेफिनेटली कोई रीजन बनेगा अगले बंदे को इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। डू नॉट टच द इनसाइड ऑफ एनी डिस्पोजेबल कंटेनर, ठीक है, ये जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स हैं इसीलिए ही आपने देखा जैसे ये जो डस्टबिन भी होती है उन्होंने वो उस पे शू के साथ लगाया होता है ताकि आप वो पैडल को पुश करें और वो खुद ही ओपन हो जाए और आप उसके अंदर डिस्पोज ऑफ कर दें, ठीक है। जितने भी हमारे पास ये अब आप लोगों की लैब्स बनी है, तो लैब्स बनने से पहले हमने एक पूरा प्रॉपर प्लान किया है, ठीक है, वो प्लान ये है कि जो लैब्स में आपको जो पैथोजेंस वगैरह आएंगे या जो आप केमिकल्स वगैरह यूज करेंगे उसको बाद में हमें डिस्पोज ऑफ किस तरह करना है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, कोई भी आपको हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर डिस्पोजेबल के लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही होती है। डू नॉट यूज यूजेबल इक्विपमेंट अगेन अंटिल इट हैज बीन प्रॉपर्ली क्लीन, ठीक है। अब जो रीयूजेबल है जैसे कि थर्मामीटर आपने देखा होगा, ठीक है, जो पहले यूज होता था वो बहुत ज्यादा मरकरी थर्मामीटर जो था, ठीक है, वो पेशेंट टू पेशेंट जो है वो यूज कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, बट अगेन क्योंकि वो रीयूजेबल है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्लीन नहीं हुआ हुआ, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ हुआ और आप उसको दोबारा से जो है वो यूज करना शुरू करते हैं। नेवर यूज डिस्पोजेबल इक्विपमेंट मोर टाइम्स देन रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब
जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, अगर उसको उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करना है तो एक ही दफा इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे मैं वही बात कहूंगी कि देखिए मास्क है, अब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मास्क के साथ क्या कर रहे होते हैं, एक दफा मास्क पहने, बैग में रख दिया, अगली दफा भी वही निकाल के पहन लिया, फिर भी वही निकाल के पहन लिया। ये कौन सा मास्क है? जो कि आप सिंपल सर्जिकल मास्क है, ठीक है। कपड़े वाला मास्क तो चले आपने वॉश कर लिया ना, लेकिन सर्जिकल मास्क को आपने कैसे वॉश करना, वो तो वन टाइम यूज है। लेकिन माशाल्लाह से हमारी आवाम क्या कर रही है, उसको भी डबल डबल यूज कर रही है, ठीक है, डबल ट्रिपल यूज कर रही है। सो जो एक दफा यूज के लिए आप उसको एक ही दफा यूज करें। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट बच्चों के आपने ग्लव्स पहनने किस तरह रिमूव करने, कोई जूली या कुछ आप या आपने पहना हुआ या कोई वॉश वगैरह इस तरह की। इवन जब आप लोग आईसीयू में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस होती हैं ये सारी, ठीक है, कि आपने कोई अंगूठियां, कोई आपने हाथों में आपकी इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, इवन आपके जो नेल्स हैं वो कटे होने चाहिए, ताकि पेशेंट को ये सारे इन्फेक्शन के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। Remove glove from the box. Gloves come in small, medium, large sizes. Most are rubber, latex and pre-powdered. ठीक है, जो प्री पाउडर्ड, अगर आप लोगों ने कभी किसी ने लेटेक्स ग्लव्स पहने हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक पाउडर लगा होता है, वो बेसिकली डिसइंफेक्शन के लिए लगा होता है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो लगा हुआ होता है, ठीक है। Okay, those who are allergic to latex should use vinyl gloves, ठीक है। जो ये दो तरह के ग्लव्स होते हैं, विनाइल होते हैं, लेटेक्स होते हैं, ये दोनों ही हम आईसीयू में पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। बट लेटेक्स ग्लव्स के अंदर चूंकि ये पाउडर लगा होता है तो कुछ लोगों को उससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो विनाइल ग्लव्स यूज कर सकते हैं। होल्ड ग्लव विद योर थंब एंड फोरफिंगर एंड इंसर्ट हैंड इनटू ग्लव्स, ठीक है, कि आपने ग्लव्स को पहनना भी प्रॉपर वे से, ये नहीं है कि आप उसको प्रॉपर वे से जो है वो क्या कर रहे हैं, पुट ऑन नहीं कर। वर्क फिंगर्स इनटू प्रॉपर प्लेसेस, ठीक है जी, कि आपने प्रॉपर ग्लव्स तरीके के साथ पहनना है और जो फिंगर के लिए जो ग्लव्स का पार्ट बना है उसको वहीं पे इंसर्ट करें। ये नहीं है कि आपने जो है वो फिंगर, आपका थंब किधर जा रहा है और कौन सा फिंगर जो है वो किधर जा रहा है। ये अब आप लोग जब बच्चों प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि जो पुटिंग ऑन वाला ग्लव्स का टॉपिक यहाँ पे डला हुआ ना, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह इंपॉर्टेंट है कि जब आप राउंड करने जाते हैं ना किसी सीनियर डॉक्टर के साथ, सीनियर डॉक्टर को तो प्रैक्टिस जो हो गया वो हो गया होता है बार बार ग्लव्स पहनने की भी और ग्लव्स उतारने की भी, ठीक है, तो वो जाएगा और 2 मिनट में ग्लव्स उठाते हैं और वो मरीज के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जब आप नए नए होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपसे तो वो फिंगर ही नहीं एडजस्ट हो रही होती कि पहनना कैसे है, ठीक है। ये आप सबके साथ अगर हुआ है तो आपको आइडिया होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये आपके साथ होगा कि ग्लव्स जो हम पहनते हैं ना तो वो उतनी आपकी स्पीड ही नहीं रहती पहनने की, तो आपको ये वाली एडजस्टमेंट में थोड़ा सा फिर इशू आता है। क्योंकि जो लेटेक्स ग्लव्स होते हैं ना वो इतने, जो आपके नॉर्मल ग्लव्स होते हैं, जो कपड़ों वाले ग्लव्स होते हैं, ये वूल के बने होते हैं, ये ऐसे नहीं होते हैं, ये थोड़े से जो है वो टाइट होते हैं। रिमूविंग ग्लव्स विदाउट कंटामिनेटिंग योर हैंड्स, ठीक है जी। आप देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने क्या करना है कि किसी भी एरिया को टच किया तो ग्लव्स उतारने से पहले भी उसको आप क्या करें, स्टेरिलाइज करें। Push the fingers, the pinching hand up inside the other glove, stretching the material of the glove toward the cuff of the other glove and take it towards by the wrist. Pull the fold down until the glove is almost off. You will be pulling the gloves inside out, ठीक है। ये सारी आपको बच्चों इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि ग्लव्स आपने किस तरह पहनने और किस तरह उतारने हैं, ठीक है। मैं देखती हूँ अगर मुझे इस तरह की कोई वीडियो मिली ना तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। मास्क के लिए भी आपको बताया जा रहा था कि आपने कहाँ से, जो उसकी साइड्स पे 2 स्ट्रैप्स लगे होते हैं जो कि जिससे आपको जो कान में उसको एडजस्ट करता है, वहां से आप पकड़ के मास्क को उतारें, ठीक है। जो मास्क का मिड वाला रीजन है वहां से ना उतारें, अदरवाइज जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, बिकॉज उसी एरिया में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन लगा होता है। और अगेन वही बात है कि सब लोग कॉमन सेंस नहीं यूज करते, वो मिड वाले पार्ट को पकड़ के तो ग्लव्स उतार रहे हैं, सॉरी मास्क उतार रहे हैं। ओके देन रिमूविंग ग्लव्स, अच्छा जी, डू नॉट टेक द ग्लव्स कंप्लीटली ऑफ। अच्छा, आपने क्या करना है, विदाउट कंटेमिनेशन किए हुए ग्लव्स को नहीं उतारना, ठीक है। Hook the ungloved thumb between the wrist and the skin of the other gloved hand and pull down, pulling both gloves off. Both gloves will now be inside out, ठीक है। मतलब ये क्या आपने उतारना है, ये देखिए ये वाला जो है ना, मुझे याद रखिए बात, इनसाइड आउट वाली, कि आपने उतारना किस तरह है। बेसिकली पहन लिया ग्लव, अब आपने जो उसका रिस्ट वाला एरिया ना वहां से उतारना शुरू करें। किस तरह उतारना शुरू करें कि जो आपका ग्लव का बाहर वाला हिस्सा था वो अंदर चला जाए और जो अंदर वाला हिस्सा था वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो इन्फेक्टेड पार्ट था वो ग्लव्स के अंदर चला जाएगा। डिस्पोज ऑफ द ग्लव्स प्रॉपर्ली, और उसके बाद फिर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें।
अच्छा, स्पिल्स क्या है अब आपके पास? पुट ऑन क्लीन ग्लव्स, प्रोवाइड इमीडिएटली बाय क्लीनिंग फ्रॉम आउटसाइड क्लीनर्स टू द इनसाइड, यूज द एप्रोप्रिएट क्लीनिंग एजेंट, नेवर पिक अप ग्लास इवन विद ग्लव्ड हैंड्स, डिस्पोज ऑफ ग्लव्स एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट विद सप्लाइज। ठीक है, स्पिल्स यानी कि जो आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, सराउंडिंग में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं तो जो सराउंडिंग में आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में हमारे पास है या सॉल्वेंट फॉर्म में हमारे पास जो है वो केमिकल्स हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपके क्या कर सकते हैं, हाथों को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, प्रॉपर ग्लव्स पहने, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको जब आपने यूज कर लिए हैं तो उसके बाद उसको फिर प्रॉपर्टी क्या करें, डिस्पोज ऑफ, ठीक है। और अगर ग्लव्स आप नहीं यूज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि एक तो आपको अगर कोई केमिकल है, ठीक है, वो आपके स्किन के ऊपर रिएक्शन भी कर सकता है, ठीक है, या अगर कोई हॉस्पिटल में आपको इस तरह केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अगेन अगर वो कंटामिनेटेड हुआ तो वो भी फिर आपके ये इन्फेक्शन जो है वो उसका रीजन बन जाएगा। देन कम्स द इंजरी प्रिवेंशन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ठीक है बच्चों, ये सारे जो थे वो कुछ जनरल गाइडलाइंस थी, कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस थी कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने मास्क पहनना है, इसके अलावा भी बाकी जितनी सारी एसओपीज हैं उसी से रिलेटेड इसमें ज्यादा आपको इसमें गाइड किया होगा। इंजरी प्रिवेंशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, आप सबको याद होगा। अब चाइल्डहुड में कौन सी इंजरीज होती है और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या है इसमें, इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशंस कुड सेव मोर देन 1000 चिल्ड्रन लाइव्स अ डे। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि किस तरह इन्फेक्शन से प्रिवेंट होना है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, कह रहे हैं हम 1000 से ज्यादा लाइव्स पर डे में या सेव कर सकते हैं। अदरवाइज डेफिनेटली अगर आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं बच्चों को फॉलो करा रहे हैं तो 1000 से ज्यादा इन्फेक्शन पर डे भी हो सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट डिस्क्राइब्स 24 प्रूवन इंटरवेंशंस। ठीक है, डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं यहाँ पर, उन्होंने जो मेंशन की 24 है। Many high income countries have been able to reduce their child injury death by up to 50% over the past 3 decades by implementing multi-sectoral, multi-pronged approaches to child injury prevention। ठीक है, आप देखिए बच्चों, वही बात है कि जो हमारे कंट्री में इस तरह इतने ज्यादा इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा जो है वो काम नहीं किया जा रहा होता, ठीक है, कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ काम करें या इन सब इंजरीज प्रिवेंट करने की तरफ बहुत ज्यादा काम करें। अदरवाइज आप देखें कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फिर क्या करती हैं कि वो उन्होंने प्रॉपर एजेंसीज बनाई होती हैं जो कि क्या कर रही होती है, डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे या चाइल्ड इंजरी प्रोटेक्शन पे या चाइल्ड इंजरी प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर जो है वो काम कर रही होती है। ठीक है, इवन आप देखें कि जो अब हमारे तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बच्चे किसी तरह के भी टॉयज खेल रहे होते हैं ना, चाहे उससे वो उसको इंजरी भी हो जाए या क्या भी हो जाए, लेकिन कुछ कंट्रीज इस तरह की हैं जहाँ पे गाइडलाइंस है कि ये वाली चीज जो है वो आपने बच्चों को नहीं देनी, इस एज के बाद ये वाली गेम जो है वो बच्चा एलिजिबल है कि वो प्ले कर सके। ठीक है, ये वाला जो स्पेसिफिक टॉय है ये इस एज के बाद बच्चा खेल सकता है। ओके, कौन से बच्चे अब ग्रेटर रिस्क पे हैं? चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट लिटिल अडल्ट्स, दे हैव लिव इन अ वर्ल्ड बिल्ट फॉर अडल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन इंजरीज and child's age, developmental stage, how she can interact with the world, activities undertaken, simply reproducing injury, preventive strategies for adults, quality, availability and access to child friendly medical care is an important factor that influences outcome। ठीक है, अब बच्चे डेफिनेटली बच्चे ग्रेटर रिस्क पे इसीलिए आ जाते हैं बिकॉज हमारा इस वक्त देखें इन्वायरमेंट कितना ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि दे लिव इन अ वर्ल्ड बिल्ट फॉर अडल्ट्स। तो अडल्ट्स के लिए वो इसलिए कह रहे हैं कि आप जब अडल्टहुड में आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर होगी, पहले से स्ट्रांग होगी आप। ठीक है, तो अब आपके अंदर पावर आ गई है कि आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि आप इंजरी को या आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। बट जितना हमारा इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट हो चुका है, आप देखिए जो बच्चे हैं जिनकी अभी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, जिनके अंदर अभी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, वो क्या होंगे, फिर डेफिनेटली ग्रेट रिस्क पे आ जाएंगे। या इसीलिए आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज को अलाउ भी कर दिया था शुरू में, तो उन्होंने क्या किया जा रहा था, बच्चों को जो था स्कूल्स थे, स्कूल्स में सबसे ज्यादा वेकेशन हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी हुई है लेकिन सबसे ज्यादा वेकेशन जो थी वो किसमें हुई है, स्कूल्स में हुई है। इवन पेरेंट्स को अलाउ किया जा रहा था कि वो जाएं और आके जाके अपने बच्चों का होमवर्क और वो सब कुछ कैरी करें। ठीक है, बच्चे जो थे वो अलाउड नहीं थे, उन्हें प्रॉपर्ली आइसोलेट करने का जो था वो गाइडेंस, that is the reason because they were at the greater risk because of having the less immunity। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज पे होता है ना बेसिकली अपने। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली मेडिकल केयर जो है वो प्रोवाइड करें।
ठीक है। यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के अंदर, ठीक है, कि हैंड वॉश करें, ये करें, वो करें। आप देखें छोटे साइज के जैसे आप हमारे मास्क आ गए, फिर मास्क उन्होंने बनाए तो वो बच्चों के लिए उन्होंने जो है वो डिफरेंट कार्टून्स वगैरह के साथ जो थे वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज बच्चे क्या करेंगे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उनको एज अ प्रिवेंटिव रोल जो है वो काम आ जाए। ओके, अब एविडेंस बेस्ड है, यानी कि रिसर्च क्या कह रही है, सिंपली रिप्रोड्यूसिंग सेफ स्ट्रेटजीज दैट आर रेलेवेंट टू adults will not protect child sufficiently. Prevention programs that take into account the vulnerability of children. Prevention programs should be multidisciplinary. The most successful have been those that combine legislation, regulation, enforcement, product modification, environmental modification, education, skill development, appropriate emergency medical care. The World Report grades interventions as effective, promising, insufficient, evidence, इनइफेक्टिव और हार्मफुल। ठीक है, तो अब क्या है बच्चों कि आपने जो भी गाइडलाइंस देनी है, जो भी मेजरमेंट्स हम दे रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजीज हम बना रहे हैं, उसमें हमें चाहिए कि हम हर एज ग्रुप को देखा जाए। ठीक है, जैसे एल्डरली है डेफिनेटली वो एडजस्ट हो जाएंगे उसके अंदर, बट उनकी बॉडी उनको अलाउ नहीं कर रही होगी कि उसके अंदर एडजस्ट हो। ठीक है, अडल्टहुड में ये होता है कि सारे यंग वाले लोग हैं वो भी इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, वो तो वैसे ही अभी जो है वो फ्रेश ब्लड है, वो तो इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करनी चाहिए कि जो आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है अडल्ट्स के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी बच्चों के लिए डिफरेंट होनी चाहिए ताकि वो उसको इजीली अडेप्ट कर लें। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमारे पास इस तरह के क्राइटेरिया इतने ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम इतने ज्यादा इसको सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन करें। ठीक है, कोई इस तरह के मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स बनाएं। ठीक है, या आप इस तरह कर सकते हैं बच्चों के लिए कि आप जो है वो वीक में कोई इस तरह का एक सेशन हर स्कूल में हो जिसमें वो बच्चों को गाइडलाइंस दें कि इन्फेक्शन जो है वो उस पर उन्होंने किस तरह कंट्रोल करना। ठीक है बच्चे, देखिए मैं आपको कहती हूँ हैंड वॉश करें, तो आपको तो ये मैं बात ना भी कहूँ तो आपको इस लेवल तक आके खुद ही पता है ना कि हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हाथ पे जरासीम लगे होंगे, पैथोजेंस होंगे, और वो ओरल नली अंदर जा सकते हैं हमारे, और फलाना हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता है, आपको सब चीजें पता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तब भी, अगर आप नहीं भी मेडिकल फील्ड में है और आप एक नॉन मेडिकल है, अडल्टहुड है, तो भी आपको इन बातों का अंदाजा है क्योंकि इतनी आपके कॉमन सेंस का एज के साथ आ गई है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं डेफिनेटली उनमें इतनी कॉमन सेंस तो नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चे जमीन से चीज पकड़ के खा लेते हैं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि वो उनको कोई भी जो है वो पार्टिकल्स पड़ा हुआ है, इवन कुछ बच्चे आपने देखा हो शायद कि कीड़ा भी उठा के खा लेंगे, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है। ठीक है, जो बिल्कुल अभी चाइल्डहुड वाली एज में है। सही है, तो आपने क्या करना है कि आपने वो सारा इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन देनी है, या आपने ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी है कि हम उनको जो है वो गाइडलाइंस दे सकें, या हम उनको अवेयर करा सकें कि ये इन्फेक्शन है और इससे आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं या इंटरवेंशन है जो कि होनी तो प्रॉमिसिंग चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा इस पे रोल नहीं आता। बट आई थिंक कि जब से कोविड आया हुआ है तब से काफी स्कूल्स में ये गाइडलाइंस दी जा रही हैं। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं और बच्चों को गाइडलाइंस दी जा रही है कि उन्होंने किस तरह से खुद को इंजरी से या इन्फेक्शन से या डिजीज से प्रिवेंट करना। ओके, अब कौन कौन सी इंजरीज है बच्चों, रोड ट्रैफिक इंजरीज है, या आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से बच्चे जो साइकिलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, छोटे एरियाज में भी इवन कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई उनको एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जाकर टेटनस के इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंजरी इससे रिलेटेड कितनी ज्यादा आपको देखें हो जाती है, और अगर आप टेटनस का ना इन्फेक्शन लगाएं, इंजेक्शन लगवाएं, तो डेफिनेटली जो वुंडेड एरिया है वो ओपन रहेगा, कोई और इन्फेक्शन यहाँ होगा और अल्टीमेटली जाके फिर स्प्रेड करके कोई डिजीज में भी ट्रांसमिट हो सकता है। 720 चिल्ड्रन डाई फ्रॉम रोड ट्रैफिक क्रैशेस एवरी डे। ठीक है, देखिए आप 720 ओवरऑल उन्होंने गाइड किया हुआ है। ग्लोबली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग 10 to 9 ईयर ओल्ड। ये मैं आपको बताऊं बच्चों, सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं है, इवन अडल्टहुड में भी ये बहुत कॉमन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आप लाहौर जनरल हॉस्पिटल चले जाए, ठीक है, और वहां पे जितनी भी आईसीयू में आपको बड़े मिलेंगे ना, न्यूरो आईसीयू के अंदर मिलेंगे पेशेंट्स, वो सारे के सारे कौन से होंगे, जिन जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के होंगे, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और एक्सीडेंट हुआ और हेड इंजरी हुई और फिर वहां से वो डेथ की तरफ चले जाते हैं। लो इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज मोस्ट ट्रैफिक डेथ्स आर अमंग पेडेस्ट्रियंस पैसेंजर्स इन व्हीकल्स। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों आप लोगों को एक मेल आई थी कि आपने ये जो रोड है इसको खुद क्रॉस नहीं करना, आपने किसके साथ क्रॉस करना है जी, जो बाहर गार्ड खड़े हुए इसके साथ है, बिकॉज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज्यादा कॉमन है, पेडेस्ट्रियंस में भी है, पैसेंजर्स वगैरह इन सब में। हाई इनकम कंट्रीज मोस्ट ट्रैफिक डेथ्स आर इन नॉइज ड्राइवर्स। ठीक है, जो न्यू ड्राइवर्स हैं जिनका भी लाइसेंस नहीं है, लर्निंग ड्राइवर्स होते हैं,
और मेन रोड पे निकल जाते हैं तो तभी आपके पास बहुत ज्यादा चांस है। मोस्ट कॉमन नॉन फेटल इंजरीज सस्टेन्ड बाय चिल्ड्रन आर हेड इंजरीज एंड फ्रैक्चर्ड लिम्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया हेड इंजरी बड़ी ज्यादा कॉमन है। रोड ट्रैफिक इंजरीज आर अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, डेफिनेटली छोटी एज है तो अगर आपको कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि डिसेबिलिटी की तरफ जो है वो जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज इंजरी बहुत बुरी होती है छोटी एज के अंदर, आपको इतनी सेंस नहीं होती है ना। तो बच्चे सिर्फ 2 मिनट वेट करने, अजान हो। अच्छा जी, अब क्या है, आप इसको किस तरह से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मिनिमम ड्रिंकिंग एज लॉस। ठीक है जी, ये जो ड्रंक होते हैं लोग, ये भी बहुत ज्यादा जो है वो रीजन बनते हैं फॉर द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ठीक है, प्रॉपर्ली ड्राइव नहीं करेंगे तो आप इसको देखेंगे, एक एज रख दें, फिर ग्रेजुएटेड ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम हो जाए, हेलमेट्स पहने, सीट बेल्ट्स पहने, स्पीड देखें आप, सेपरेटिंग रोड यूजर्स। ठीक है जी, यानी कि वन वे रोड ना हो, टू वे हो, डे टाइम रनिंग लाइट्स। ठीक है जी, तो ये सारे प्रिकॉशंस अगर की जाए तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है उससे उस पर काम हो सकता है। सेकंड हमारे पास चाइल्डहुड इंजीनियरिंग में आ जाता है जी ड्रोनिंग। 480 children die from drowning every day. Each year, 2 to 3 million children and teenagers get into trouble in water and come close to drowning. Globally, children under the age of 5 years are at great risk of drowning. Infants can drown in a few centimeters of the water. Over 98 of the child deaths from drowning occur in a low income or middle income countries using open bodies of water like lakes, streams, etc. In high income countries, most drowning events happen in swimming pools. ठीक है, अब ड्रोनिंग में क्या है कि जी बच्चे, ये क्या हो जाता है, ड्रोनिंग हो जाएगी, इतने इतनी सारी उन्होंने परसेंटेज लिखी हुई है। अब डेफिनेटली बच्चों, अगेन वही बात आ जाती है कि अगर कोई स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं तो उसमें भी प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, जहाँ पे बच्चों के लिए गाइडलाइंस हो। कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल्स है, वहाँ पे भी बच्चों को गाइडलाइंस दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो स्विमिंग स्टार्ट करनी है। अदरवाइज फिर ड्रोनिंग का रेट हमारे पास क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और आप देखिए, ये आप जो है वो हमारे आई थिंक कौन सी साइड पे, ये जो नहर है, मुझे आइडिया नहीं है, ये जो जल्लो मोड़ की तरफ जाते हैं, या कोई ऐसी नहर जहाँ पे ज्यादातर जो है ये लोग नहा रहे होते हैं नहर के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वहां पे भी जो बड़े लोग हैं तो डेफिनेटली वो तो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो छोटी एज के लोग हैं, ठीक है, जो चाइल्डहुड से यंग अडल्टहुड में आ रहे हैं, वो वाले लोग, आप लोगों ने केसेस सुने होंगे कि वो डूब के उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये आपने न्यूज में भी इस तरह की रिपोर्ट सुनी होगी, बिकॉज द रीजन इज दे डोंट हैव द स्किल। जब स्किल नहीं है तो डेफिनेटली फिर ड्रोनिंग जो है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे कॉमन हो जाएगी। रिमूविंग कवरिंग वाटर हैजर्ड्स रिक्वायरिंग आइसोलेशन, फेंसिंग लगा दें, वेयरिंग पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइसेस एंश्योरिंग इमीडिएट रिससिटेशन। ठीक है जी, तो आप खैर से माशाल्लाह से हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि जी आप खैर से आपने वहाँ होनी चाहिए, प्रॉपर जो है वहाँ पर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कुछ फ्लोटेशन डिवाइस लेनी ताकि आप जो है वो जब डूबने लगे हैं तो आपको बच्चे को पता चल जाए। ठीक है, इमीडिएट रिससिटेशन। लेकिन अगर अब आप जाके नहर में नहाना शुरू हो गए हैं तो फिर तो आपको ये सारे बच्चे प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, वहाँ तो हम फैंस नहीं लगा सकते कि वो तो फिर आगे वही बात आ जाती है कि कॉमन सेंस की बात है। अगर वहाँ पे आपके कॉमन सेंस है कि आप क्यों जाके नहर में जो है वो आपने स्विमिंग शुरू कर दी। ठीक है,
सो द थिंग इज कि ये सारे जो है वो अल्टीमेटली चाइल्ड इंजरीज के जो है वो रीजन बनते हैं, या जो हमने यहाँ पे देखी कितनी सारी आपने डेथ की रेशियो देखी है। बर्ड्स वन भी बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, डिफरेंट तरह से हो सकता है। कभी कभी होता है कि आप नहीं इतना ज्यादा ध्यान दे रहे होते और बच्चे को किचन वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पे कोई हॉट केटल पड़ी हुई है, कोई हॉट जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जाकर उन्होंने टच किया और अल्टीमेटली क्या करते हैं जी, फिर इसको बर्न हो, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली कोई बात है कि बच्चों में कॉमन सेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है अभी। 260 children die from fire related burn every day, ठीक है, देखिए आप फायर रिलेटेड से 260 चिल्ड्रन, डेथ रेट फ्रॉम बर्न्स इज 11 टाइम्स हायर इन लो इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज देन इन हाई इनकम कंट्रीज। बार बार बच्चों ये हाई इनकम कंट्री इसलिए आ रहा है क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज है ना उसमें फिर उनके जो गैजेट्स हैं वो हमसे आपको पता है बड़े ज्यादा इंप्रूव है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे गैस नहीं आती है तो लोग गैस सिलेंडर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें फिर उन्होंने क्या किया होता है, इनबिल्ट सिस्टम्स इस तरह के लगाए हुए होते हैं कि ये सारे आपके पास बर्न के और ये सारे चांसेस कम होते हैं, ठीक है। या आप देखें कि वहां पे उन्होंने जैसे अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमने पढ़ा, ठीक है, तो आप देखें कि पेडिस्ट्रियन पूरी एक लाइन होगी रोड के ऊपर जिसके ऊपर पेडिस्ट्रियंस नहीं चलना है, ठीक है, और प्रॉपर सिग्नल्स को फॉलो किया जाता है। हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ तो कोई सिग्नल नहीं फॉलो करता। सो इसलिए हाई इनकम कंट्री में चूंकि लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इसलिए वहां पे हमारे पास फिर ये सारी डेथ रेट्स वगैरह भी थोड़े कम है। Infants at a high risk of burn is the only type of injury which is more common among girls than boys, particularly in adolescent. Smoke inhalation from fire burns can be deadly. ठीक है जी, ये जो फायर वर्क शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से, या अगर कहीं पे कोई आग वगैरह लगी हुई है उसके से स्मोक से भी आपके जो है वो लंग्स इन्फेक्टेड इतने ज्यादा हो सकते हैं कि वो डेडली कंडीशन में जा सकते हैं। 75% ऑफ नॉन फेटल बर्न्स आर फ्रॉम हॉट लिक्विड्स, हॉट टैप वाटर और स्टीम। ठीक है जी, जैसे सारे हॉट टैप वाटर वगैरह को टच हुआ तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। मेनी चिल्ड्रन आर डिसफिगर्ड फॉर लाइफ फ्रॉम बर्न्स, ठीक है जी, आप देखिए यानी कि डिफॉर्मिटी फॉर लाइफ उनकी डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ द बर्न। सेटलिंग लॉज ऑन स्मोक अलार्म्स, ठीक है जी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई अलार्म्स होने चाहिए कि अगर कोई बच्चा किसी इस तरह की चीज को टच करने लगे तो वहां पे अलार्म बज जाए, ठीक है। ये सराउंडिंग की बात हो रही है, एनवायरनमेंट के लिए। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर चाइल्ड रेजिस्टेंट लाइटर्स, ठीक है जी, कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हमारे पास जिसके लिए हम जिससे हम क्या कर सकें, ये रेजिस्ट कर सकें बर्न्स को। लॉज ऑन टैप वाटर टेम्परेचर एंड एजुकेटिंग द पब्लिक, ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर टैप को अगर टच करिए किसी कैटल को तो डेफिनेटली उनके बर्न के चांसेस होंगे, तो उसके लिए भी फिर कोई ना कोई इस तरह का अलार्म होना चाहिए कि या कोई एक कोई लाइट चले ताकि पता चल जाए, ठीक है, और उसको जो है वो रॉन्ग वे से बच्चे टच ना कर सकें। ट्रीटिंग पेशेंट्स एट अ डेडिकेटेड बर्न सेंटर, और आप जो अगर बर्न हो भी गया है तो फिर उसको प्रॉपर वे से उसको ट्रीट करें ताकि बच्चा डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए। Falls, another injury. 130 children die from fall every day. 60% of these fatal falls are from a height. Nearly half of the children taken into emergency clinics for falling. Non-fatal falls result in significant disability, arrested life years lost. मोस्ट कॉमन फॉल्स में क्यों होते हैं, प्रैम से, बेबी वॉकर से बच्चा गिर गया, चेंजिंग कैप टेबल, स्पॉट से, बेड से, रूफटॉप से, ये सारी जगह से, ठीक है। तो फॉल भी बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है और आपने देखा होगा खेलते खेलते बच्चे कभी जंप इस तरह से लगा देते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है उनका फिर वहां पे कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है या फिर डिसेबिलिटी में जो है वो चला जाता है। Redesigning nursery furniture and other product, establishing flavor standards, depth of the appropriate surface material, height, legislating or for window guards, implementing multifaceted community programs such as the children card flag, ठीक है ना। मतलब वो कह रहे हैं कि आपने सारे अब क्या करने, जैसे हमने पहले देखा है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए अपने आप लॉस पे काम करें, ठीक है, और देखें कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लोग काम करें। इसी तरह से फॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो एरियाज हैं, ठीक है, उनको मेंटेन रखें, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि आपके जो बेबी है वो छोटी एज का बच्चा है, ठीक है, 7-8 साल का भी है, तो आप उसके रूम में अगर कोई इस तरह का टेबल चेयर है जिससे आपको लगता है कि बच्चा चढ़ के गिर सकता है, तो आप उसके सराउंडिंग में कोई ना कोई एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं कि बच्चों की कम्युनिटी बेस्ड चेंजेस होती है जो कि आपको करनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो क्या हो, अल्टीमेटली फॉल से उसको प्रिवेंट हो। Poisoning हमारा last है, 125 children die from poisoning every year. The rate of poisoning is highest for children under 1 year and peak at 15 years. Again, adolescent fatal poisoning rates are 4 times higher
देन HICs यानी कि जो ये लो एंड हाई इनकम जो हमारे पास कंट्रीज हैं, मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग एजेंट्स इन लो इनकम कंट्रीज आर पैराफिन, household products, pharmaceuticals in high income countries, the most common poisoning over the counter medication products। अच्छा ये सारी है, ठीक है बच्चों। तो पॉइजनिंग क्या है, अब आपको ये साइड पे पिक्चर नजर आ रही है कि बच्चे आप जो घर में आपने कोई इस तरह के केमिकल्स वगैरह रखे होते हैं यूज के लिए, वॉशिंग के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक पेशेंट थी हमारी, वो आईसीयू में एडमिट थी और शी वाज अराउंड आई थिंक 13-14 ईयर्स की थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उनका जो था वो कोई रिजल्ट आया, अब आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सी क्लास का था, मैट्रिक का था या जो भी था, या 7-8 का होगा। तो उन्होंने जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, एंड उन्होंने क्या किया कि जो आपकी फिनाइल आप घर पे यूज करते हैं फॉर द मोपिंग पर्पसेस या इसके लिए डिसइंफेक्शन के लिए, उन्होंने वो पी ली, ठीक है। और आप देखिए कि उस बच्ची का जो था वो प्रॉपर पूरा जो उनका उसका इसोफेगस था, पूरी उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन टोटली डैमेज थी, और वो बच्ची एनजी ट्यूब के ऊपर थी, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली वो डिसइंफेक्टेड था, उसमें पता नहीं कितने केमिकल्स थे और क्या क्या था, ठीक है। तो आप देखें कि उसके बाद अल्टीमेटली वो बच्ची फिर वेंट पे चली गई, उनको उसके पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से सारा स्टमक तो पूरा जो था वो अल्सरेशन हो चुकी थी, बड़ी स्वेयर किस्म की, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था कि उस बच्ची की डेथ हो गई थी। सो देखिए हम इनको समझते बड़ा लाइट लेते हैं, बट इतने लाइट होते नहीं है। Removing the toxic agent, legislating and forcing child-resistant packaging for medicines and poison, packing drugs in non-lethal quantities, establishing poison control centers। ठीक है जी। अब आप देखें ये बच्चा क्या कर रहा है, वॉशरूम में बच्चे अक्सर चले जाते हैं और जाकर जो आपने वहाँ पे डिसइंफेक्टेड के लिए रखा है उसको पी लेते हैं, बिकॉज दे हैव कॉमन सेंस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रॉपर प्रोटेक्शन करें, देखें बच्चे पे कि वो इस तरह की कोई चीज ना यूज करे, या आप कोई इस तरह की पैकिंग करें कि जिसमें क्या हो बच्चा उसको ओपन ही ना कर सके, ठीक है। अगर ओपन करेगा ही नहीं तो वो उसको किस तरह से जो वो इनहेल करेगा, यूज करेगा। सो ये सारे प्रॉपर सेंटर्स होते हैं, इसके थ्रू इस पे जो है वो काम होना चाहिए। बट डेफिनेटली जो घर पे है आपके, अगर कोई इस तरह के डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि पॉइजनस हो सकते हैं बच्चों के लिए, उसकी प्रोटेक्शन फिर आपको इंडिविजुअल लेवल पे करनी पड़ेगी। ओवरऑल रिकमेंडेशन इंडिकेट चाइल्ड हेल्थ इनटू कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट। आप कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस, सेमिनार्स, अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि जो इंजरी है उसे प्रिवेंट किया जाए। डेवलप इम्प्लीमेंट चाइल्ड इंजरी, ठीक है जी, चाइल्ड इंजरी डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए पॉलिसीज बनाएं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक एक्शंस टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल चाइल्ड इंजरीज, ठीक है। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे स्कूल्स में कोई ना कोई उनको चाहिए कि एक इस तरह का हर वीक में कोई एक क्लास हो या कोई ऐसा वर्कशॉप हो जिसमें बच्चों को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाए और उनसे कुछ प्रैक्टिकली भी करवाया जाए, ठीक है। स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम्स टू एड्रेस चाइल्ड इंजरीज, हेल्थ सिस्टम भी हमारे इसमें काम होने चाहिए, कुछ इस तरह का डाटा लिया जाए जिससे हमें पता चले कि जो चाइल्ड इंजरी है उस पर काम हो रहा है तो प्रोटेक्शन कितनी हो रही है, या जैसे मैंने आपको डेथ रेट बताए हैं, ये डेथ रेट कम हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम पहले इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि अब ये डेथ रेट कम हुआ है या नहीं। डिफाइन प्रायोरिटीज फॉर रिसर्च, ठीक है। डेफिनेटली रिसर्च के थ्रू ही हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं और तभी हमें पता चल सकता है कि हम किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। रेज अवेयरनेस ऑफ द टारगेट इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड चाइल्ड इंजरी प्रिवेंशन, ठीक है। हाँ, जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है बेसिकली उसको चाहिए कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर बेसिकली क्या करे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, और फिर उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन में हर तरह की प्रोटेक्शन आ जाए, ठीक है। जितनी भी सारी हमने इंजरीज पढ़ी हैं ये भी आ जाएंगी, और इसके अलावा और कोई फिजिकल इंजरीज है वो भी आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई थिंक इट वाज क्वाइट, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, टफ नहीं था, ठीक है। आप लोगों को समझ आएगी होगी इसमें कि इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करना है, और क्या क्या चाइल्डहुड इंजरीज हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी बच्चे का भी? मैंने आपको शायद नहीं किया।